सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है बजट एंड टैक्सेशन पे। तो आज के इस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट। वैसे तो हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था बजट, बट वो पॉलिटी के हिसाब से पढ़ा था, आर्टिकल क्या है और सारी चीज़ें, अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है और क्या स्टेजेस होती हैं बजट के पास करने होने की। बट यहाँ पे हम उसका इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो जो आपने क्वेश्चंस देखे हों शायद कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, गवर्नमेंट कोई सैलरी दे रहा है तो किस हेड में आएगा, गवर्नमेंट अगर कोई स्कूल बना रहा है, कोई कॉलेज बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो किस हेड के तहत आएगा। एंड जो टैक्सेशन से जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अ, अगर मान लेते हैं किस टाइप ऑफ टैक्स में आपका जो मार्जिनल टैक्स रेट होता है वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी एवरेज टैक्स रेट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। और भाई कल वाला लेक्चर पब्लिक था, ठीक है, तो ये मत समझना काफ़ी लोग फिर बोलेंगे कि सर कल वाला था तो हमने देखा नहीं, हमें लगा पब्लिक रहेगा। तो ये एज़ यूजुअल बाकी लेक्चर्स की तरह रहेगा। कल आप लोगों ने बोला था कि सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और शादी वादी में जाना, तुमने कहा चलो ठीक है भाई। बाकी तो गुड इवनिंग सभी को। रोहित, निधि, दिनेश। अंतरिम बजट वाली वीडियो में पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था, बट वो चीज़, हाँ बिल्कुल मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें हम एकदम कायदे से कर रहे हैं तो फिर कायदे से ही करेंगे, एकदम डिटेल में जितनी नीडेड है उतना ही करेंगे, बट आराम से समझ के करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, जो हमें रट्टा मारना है, ठीक है, जो हमें रट्टा मारना है पहले वो समझ लेते हैं बजट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली ये बात है कि भाई बजट जो शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। वैसे तो ये पॉलिटी में चीज़ बताई है बट फिर भी ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। किस आर्टिकल में बजट को एक तरह से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे मेंशन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को ही हम सिनोनिमसली बजट बोल देते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। और क्या रट्टा मारने वाली चीज़ हो सकती है कि एक ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो बजट है कब इसको सेपरेट किया गया था, कब प्रेजेंट किया गया, कब इसको अमेलगमेट किया गया था, कब सबसे पहला बजट किसने प्रोड्यूस किया था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। पहली बात तो ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 112 मेंशन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब बजट की अगर बात करें, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, तो इसको प्रेजेंट कौन करता है, जो बजट है इसको बनाता कौन है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग है ये। और इसको प्रेजेंट कौन करता है, इसको प्रेजेंट करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, है ना। और आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल में बजट की मेकिंग में, उन लोगों को एक तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है। पार्लियामेंट के अंदर ही उनका सब फ़ोन वोन वापस ले लिया जाता है, वहीं पे खाने वाने सबका इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन उनको आउटर वर्ल्ड से नहीं बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती, ना ही फ़ोन वगैरह कुछ रखने की अनुमति होती है। सो दैट वो कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, उसके दाम बढ़ने वाले घटने वाले, तो वो पहले ही अपने साथियों करीबियों को बता देंगे, या फिर घूस लेके, करप्शन इससे बढ़ जाएगा वो लेके, और उनको बता देंगे जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। खैर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे एग्जाम में, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन प्रिपेयर करता है, कौन प्रेजेंट करता है। तो हमारा जो पहला बजट था, फर्स्ट बजट, वो किसने किया होगा? फर्स्ट बजट किसने प्रिपेयर किया था? तो फर्स्ट प्रिपेयर हमारे करेंगे, सॉरी प्रेजेंट किया था, तो वही करेंगे जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, देश के वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी जी। ये थोड़ी सी रटने वाली चीज़ें हैं, तो इसको तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रट्टा मारना है इसका, षणमुखम चेट्टी। दूसरा कोई बताएगा, दूसरा किसने प्रेजेंट किया था दूसरा बजट? फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट नंबर ऑफ जो बजट्स हैं वो किस फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किए। और ये भी इस बार क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि इन अ रो से मेरा मतलब है कि लगातार किसने जो है बजट प्रेजेंट किए। तो सेकंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो जॉन मथाई जी थे, ठीक है, और इनकी
अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग एक फाइनेंशियल कमेटी है हमारी, उसके स्टैब्लिशमेंट को रिकमेंड किया था जॉन मथाई कमेटी ने। बताइए, मोस्ट नंबर ऑफ बजट की अगर बात करेंगे, ये प्रेजेंट किए मोरारजी देसाई ने। ठीक है, मोरारजी देसाई जी ने टोटल 10 बार बजट प्रेजेंट किया। इन आ रो पूछे, मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स इन आ रो। इन आ रो का मतलब होता है लगातार, बैक टू बैक। ये भी मोरारजी देसाई ने किया टोटल 6 बार बैक टू बैक। और इसको अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारी फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, पहली तो फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर अगर हम बात करें तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी। फुल टाइम हमारी पहली महिला बनी है निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को टच कर लिया 6 टाइम्स इन अ रो वाला। ठीक है, और अगर बात करें ये हो गया। और बाकी अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे मोरारजी देसाई जी तो फर्स्ट नंबर पे हैं। 9 बार बजट को प्रेजेंट किया पी चिदम्बरम ने, जो हमारे कांग्रेस के सांसद थे पी चिदम्बरम। और 8 बार प्रेजेंट किया हमारे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी ने। ठीक है, अब एक चीज़ होती है इंतरिम बजट, ये क्या होता है? बट बिफोर दैट, ये जो बजट हम अभी देखते हैं इसको जनरल बजट बोलते हैं। ठीक है, जनरल बजट बोल लो या फिर बजट बोल लो, इसमें जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों मर्ज्ड हैं। रेलवे बजट आप अलग से नहीं सुनते हुए कि रेलवे का बजट प्रेजेंट किया गया, पहले ऐसा ही होता था। पहले 2016 से पहले, 2016 से पहले ऐसे ही होता था कि अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था। ये प्रथा 1921 में स्टार्ट हुई। एक कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी, एक्वर्थ जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी। इसने ये रिकमेंड किया था ये जो जनरल बजट होता है और जो रेलवे बजट होता है इनको अलग अलग प्रेजेंट करो। ठीक है, यानी कि सेपरेट, यानी अलग अलग जो प्रेजेंट करने की परंपरा है वो 1921 में एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुई थी। बट 2016 में कमेटी बनी बिबेक देबरॉय कमेटी, बिबेक देबरॉय कमेटी, और इन्होंने रिकमेंड किया कि इनको एमलगमेट कर दो, यानी कि एक साथ मर्ज कर दो। तो तब से ये मर्ज्ड रूप में ही प्रेजेंट हो रहे हैं। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि ये अंतरिम बजट क्या होता है, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंतरिम बजट और दूसरा होता है फुल टाइम बजट। एक तो होता है इंतरिम और दूसरा होता है फुल टाइम बजट। अब इस बार आपने देखा कि इंतरिम बजट प्रेजेंट किया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंतरिम बजट तब प्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्शन ईयर होता है। जिस साल चुनाव होता है उस साल इंतरिम बजट लेके आता है फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों ये लेके आता है, उसके पीछे का भी लॉजिक है। लॉजिक आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये फुल टाइम बजट लेके आएंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया हम ये करेंगे, हम रोड इतनी बनवाएंगे, हम सड़क इतनी बनवाएंगे, हम इतने सारे जॉब्स देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड रखता है ना, एस्टिमेट्स रखता है कि कितना हमारा खर्चा हो सकता है, कितना वो इनकम होगा, सारी चीज़ें वो बजट में प्रेजेंट की जाती है। एस्टिमेटेड रेसीट्स बोलते हैं, रेसीट का मतलब इनकम होता है, अभी देखेंगे। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नहीं, कितने खर्चे वगैरह हो सकते हैं। तो भाई वो तो इतना, मतलब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो वो तो इतने भयंकर अनाउंसमेंट कर देगा, भले जीते ना जीते, लेकिन वो जीतने के लिए कर देगा। तो ऐसे तो विपक्षी जो हमारे दल हैं उनको एक डिसफेवर हो जाएगा। तो इसलिए इंतरिम बजट, यानी कि जब तक हो, अगले 2-3 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक का थोड़ा सा ये आप प्रेजेंट कर दो। फिर जो नई सरकार बनेगी वो अपना फुल टाइम बजट लेके आएगी। जैसे कि अभी आपके जो 18th लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद जुलाई के टाइम पे आपका फुल टाइम बजट आ जाएगा, जो भी चुनाव जीत के आएगा, जो भी पार्टी। ठीक है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये एक जनरल कन्वेंशन पार्टी में आपस में इतनी तो समझदारी है कि ये काम तो खैर कर ही लेते हैं वो। ठीक है, तो ये इलेक्शन ईयर की बात होती है जब अंतरिम बजट को प्रेजेंट किया जाता है, जो इस बार था। फुल टाइम बजट इस बार का आपका जुलाई में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वहाँ पर भी हम सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब यहाँ तक अगर आपकी चीज़ें क्लियर हों तो हम आगे बढ़ें। ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज़ थी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में प्रिपेयर कौन करता है, प्रेजेंट कौन करता है, पहला बजट, दूसरा बजट, सबसे ज़्यादा बजट को, ये 2 कमेटी के नाम, इंतरिम बजट, बस। अच्छा, ये अंतरिम बजट वोट ऑन अकाउंट से अलग है। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। वोट ऑन अकाउंट होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वोट ऑन अकाउंट इस पहले होता था, अब तो खैर उतना नहीं है। जैसे होता ये था ना कि पहले बजट देर से प्रेजेंट किया जाता था। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो क्या होता ये था कि बजट को प्रेजेंट करवाते करवाते और उसको उस पर एक तरह से पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन लेती है ना सरकार की, क्या हम इससे पैसा निकाल सकते हैं, तो वोटिंग के थ्रू वही पार्लियामेंट बोलता है हाँ निकाल सकते हो।
ठीक है। तो तब जब तक होती तब तक थोड़ा डिले हो जाता है। जब डिले हो जाता था तो उस डिलेड टाइम के लिए, यानी कि अब जब तक ये अप्रूव नहीं कर देता पार्लियामेंट तब तक के खर्चे चलाने के लिए वोट एंड अकाउंट हुआ करता था। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, बजट को प्रेजेंट करने की तारीख को पहले कर दिया, सो दैट ये फालतू का डिले ना हो और फालतू में वोट एंड अकाउंट को ये पास ना करना पड़े और फालतू में स्टूडेंट्स को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट पे आते हैं जो कि समझने वाला पार्ट है। एक बार कंफर्म करेंगे। आवाज़ कम है, आवाज़ कम है, ऐसा है क्या? अगर मान लेते हैं किस टाइप ऑफ टैक्स में आपका जो मार्जिनल टैक्स रेट होता है। अब कितनी आवाज़ चाहिए भाई, कान को चीरना है तुम्हारे? सारी चीज़ें तो ठीक लगी हुई यार, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, आवाज़ का एक बटन होता है फ़ोन में, है ना पंकज, आवाज़ का बटन होता है, वॉल्यूम अप का भी एक ऑप्शन दिया है, देखो तुम्हारे फ़ोन वालों ने, उसका भी इस्तेमाल करो। साउंड परफेक्ट, ओके। ठीक है, हाय। चलो तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट पे आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू जिसको राजस्व बोलते हैं और दूसरा होता है कैपिटल यानी कि पूंजीगत। रेवेन्यू मतलब राजस्व और कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत। ठीक, अब आपका फुल अटेंशन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि रिपीट करने का मतलब है कि फिर से बताना, और फिर से मैं इतने अच्छे से बता नहीं पाऊँगा। उसका पीछे का भी रीज़न है कि भाई फिर से बताने का मतलब एक एक कंपोनेंट को मुझे ध्यान से समझाना पड़ेगा फिर से, तो फिर से वो दोबारा लेक्चर लेना हो जाएगा एक तरह से। तो ध्यान से समझना है इसको। ठीक, दो पार्ट होते हैं कंपोनेंट के, दो कंपोनेंट होते हैं बजट के, एक राजस्व और एक पूंजीगत। बजट ये दिखाता है कि कितना पैसा कहाँ से आया और कितना पैसा गया, कितना आया कितना गया। जो पैसा आया होता है, आया का मतलब है कि इनकम यानी कि उसकी आय, इनकम, इसी को हम बोलेंगे रेसीट। तो जब मैं रेसीट रेसीट चिल्लाऊंगा इसका मतलब है कि पैसा आया है गवर्नमेंट के पास। प्राप्ति हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में? प्राप्ति। तो जब मैं प्राप्ति बोलूँगा तो इसका मतलब है रेसीट, इनकम हो रही है। जब मैं बोलूँगा एक्सपेंडिचर तो इसका मतलब है खर्चा। ठीक है, सिंपल, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। अब रेसीट में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, रेसीट क्या होता है? तो इनकम होती है, बाकी एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर लिखूंगा यानी कि जो खर्चा होगा। ठीक, क्लियर इतनी बात कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अब दो तरह का पैसा होगा, या तो वो रेवेन्यू वाला पैसा होगा, राजस्व वाला, या पूंजी वाला पैसा होगा, कैपिटल वाला। ठीक, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि एक बजट है, या फिर इसको एक इंसान से कंपेयर कर लो इस बजट को, और इसकी दो पॉकेट हैं। एक लेफ्ट पॉकेट है, लेफ्ट वाली पॉकेट को बोल दो रेवेन्यू वाला पॉकेट, राजस्व वाला, और राइट वाले को बोल दो कैपिटल वाला पॉकेट यानी कि पूंजी वाला। ठीक है, तो रेवेन्यू और कैपिटल मैंने दो हेड से डिवाइड कर लिया। इसमें भी पैसा आएगा क्या भाई? पैसा आएगा और जाएगा, ही तो दो ही काम तो हो सकते हैं। और इससे पैसा जाएगा, इस वाली पॉकेट में पैसा आएगा लेफ्ट राइट वाली में, और जाएगा, दो ही काम तो हो सकते हैं। आपकी लेफ्ट पॉकेट है, आप किसी को दे रहे हैं एक्सपेंडिचर, किसी से ले रहे हैं रेसीट। राइट वाली पॉकेट ले रहे हैं रेसीट, दे रहे हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा। क्लियर? क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि भाई लोन लिया दिया, वॉइस आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी अभी इससे। ठीक है, मैंने थोड़ा वॉल्यूम रेज कर दिया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भाई लोन वगैरह हो गया, सैलरी गवर्नमेंट देती है क्योंकि बजट ही है। ठीक है, वो तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि भाई एक इंसान है, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट, वही तुम अपने दिमाग में एनालॉजी ड्रॉ करके चलो। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं सरकार पैसा कहाँ खर्च रही है और कहाँ से मिल रहा है पैसा सरकार को, यही ना? पैसा खर्च रही है और मिल रहा है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे इसको। एक वो पैसा जो अक्सर मिल रहा है, बार बार मिल रहा है,
वो रेवेन्यू में आएगा। मैं आपको सिंपल, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैपिटल वाले में कभी कभी, इसको ऐसे याद करो, अक्सर, अक्सर इस दुनिया में ठीक है, अनजाने मिलते हैं, चले खैर कोई नहीं। कैपिटल की अगर बात करें, ये है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में चलो ठीक है, तो अभी शायरी वायरी हटाते हैं साइड में, तो ये चीज़ आप समझो, वो अक्सर वाला, ये कभी कभी वाला है। एग्जाम्पल आपको देते हैं अभी, रेवेन्यू रेसीट में आते हैं अभी, इसका रेसीट देखेंगे, इसका रेसीट देखेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, फिर इसका एक्सपेंडिचर देखेंगे, इसका एक्सपेंडिचर देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। पैसा आ रहा है ना, पैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम अपने हिसाब से रखना, इसमें तुम रेवेन्यू आ रहा है ना, तो रेसीट में ही रखोगे, या तो रेवेन्यू वाले में या कैपिटल वाले में, तुम रखना जो जो यहाँ भी रखना चाहो अपने हिसाब से। मैंने तुम्हें ये बताया जो अक्सर पैसा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा, जैसे तुम जाते हो शाम को, ठीक है, कहीं पे एक जगह है, ठीक है, छोटी सी काफ़ी जगह है, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है और तुम शाम को वहाँ पे जाते हो, कुछ मांगते हो, है ना, 5-10 रुपए का, तो वो तुम्हारा रोज का है, तो तुम्हारा रोज का है, तो किस में रखोगे, इसमें रखोगे। तुम्हारा कोई दोस्त है तुमसे उधारी मांग रहा है, कभी कभी मांगता है उधारी, और रोज मांगेगा भी, तो तुम कौन सा रोज दे दोगे, हैं, रोज और थोड़ी उधारी दे दोगे, तो कैपिटल में इस तरह से रखोगे। तो मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक। सैलरी को कहाँ रखोगे, सैलरी जो गवर्नमेंट देती, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी सीजीएल के थ्रू, जो तुमको हर महीने सैलरी मिलेगी, वो किस में रखोगे तुम, वो गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा होगा, ये सॉरी खर्चा मैंने बता दिया, सॉरी 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 खर्चा, मैंने, खर्चे को बाद में देखेंगे, अभी इनकम वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो मैं इनकम पे ही फोकस करता हूँ। चलो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उसको किस में रखोगे तुम, जल्दी से बताओ, टैक्स को किस में रखोगे। और एक और तुमसे पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट लोन ले रही है, किस में रखोगे, जल्दी से देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और भाई सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो, मन हो तो, है। रेवेन्यू 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 एक्सपेंडिचर, अब जो भी है देख लो, मैच करा लो, कुछ रेवेन्यू कुछ कैपिटल तो देख लो, जैसा भी इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और देख लेना तुम्हारा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो टैक्स जो है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आएगा। टैक्स दो तरह का होता है, अभी ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है बजट एंड टैक्सेशन। तो टैक्स यहाँ से शुरुआत होती है टैक्स की, कर बोलते हैं इसको हिंदी में। बहुत तरह के कर होते हैं, प्रमुखता मेनली दो तरह के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तुमने कुछ भी सामान लिया, कुछ भी सामान लिया, उसमें जीएसटी तुम दोगे। तुम यहाँ जो शाम को जाते हो तो उसमें भी जीएसटी देते हो तुम, ठीक है। तुम पिज़्ज़ा खाने ले गए या फिर खिलाने ले गए, तो उसमें भी तुम पिज़्ज़ा में भी जीएसटी दोगे। तुमने कुछ भी सामान खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसमें भी जीएसटी दोगे। क्या है ये एक तरह का टैक्स है। लेकिन जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुमको इनकम मिलने लगेगी, तो तुम टैक्स के दायरे में आने लगोगे, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, वो अलग तरह का टैक्स है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा टैक्सेशन को पहले समझ लेते हैं, टैक्सेशन के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं, देन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। टैक्स मैंने आपको बताया दो तरह का होता है। अब क्योंकि ध्यान रखना, इसको मैंने रेसीट रेवेन्यू वाले में कॉम्पोनेंट में क्यों रखा, ये समझा देता हूँ कि इसलिए मैंने रखा, क्योंकि टैक्स जो है हम अक्सर देते भाई, गवर्नमेंट को जो है टैक्स मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता रहता है, बार बार मिलता है, इसलिए जो है इसको हमने रेवेन्यू रेसीट वाले में रखा। ये तो हम पहला पैरामीटर देख रहे हैं अभी एकदम ले मैन टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में, कि अक्सर वाला रेवेन्यू में, कभी कभी वाला कैपिटल में। एक और होता है डिफ्रेंसिएशन का तरीका, लेकिन वो समझ ना पाते, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए अभी मैंने ये बताया, वो भी अभी देखेंगे। टैक्स दो तरह का मैंने बताया आपको, एक तो है डायरेक्ट वाला, ठीक, और दूसरा मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक। जैसे मैंने बताया, तुम इनकम टैक्स भरोगे जब तुम्हारी सैलरी आने लगेगी, तो तुम इनकम टैक्स भरोगे, वो डायरेक्ट टैक्स है सर, प्रत्यक्ष कर है, ठीक। तुम कभी प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास है, जमीन है, तो जब जमीन को बेचते हो, मान लो खरीदे थे तुम 8 लाख रुपए में उस जमीन को, और बेच रहे हो तुम 16 लाख में, 8 लाख रुपए की तुम्हें कमाई हुई, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स,
कोई आपकी पूंजी थी, आपके पास पूंजी, उसको आपने बिक्री किया तो उसमें जो एक्स्ट्रा आपको कमाई हुई वो आप वो करोगे। जैसे कि आपने, जैसे कि अगर आप में से कुछ लोग हो सकता है ये स्टॉक मार्केट और शेयर ये सब करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता होगा कि आप जब शेयर वगैरह अपने बेचते हो, और कितने लोग हैं यहाँ पे शेयर वेयर का करते हैं, ठीक है, लास्ट में मुझे बताना, अभी तो मैं कमेंट्स वगैरह नीचे करूँगा लास्ट में, ठीक है। चलो तो कैप तो वो जब आप सेल करते हो तो जैसे आपने लो प्राइस में खरीदा था एक शेयर को और हाई प्राइस में बेचा आपने शेयर्स को, तो उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स ये आप भरते हो। जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं, ठीक है, वो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं। ये सारे डायरेक्ट टैक्स में होते हैं इन अ नेट शेल, ठीक है। रुक जाओ अभी। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी बोल सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। मेनली तो अब बहुत सारे पहले हुआ करते थे, वैट वो सब, लेकिन अब सब हट के बस जीएसटी हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स पे लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी मतलब वो प्रोडक्ट, देखो वो प्रोडक्ट जिनमें एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, वो क्या है? वो तुम्हारे जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, क्वेश्चन आता है अभी देखेंगे, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, इनमें सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, आज भी जीएसटी नहीं लगता इनमें, सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, एक तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट जिनमें जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, दोनों लगता है, ये हैं जैसे कि हमारा तम्बाकू मतलब टोबैको, दारू मतलब अल्कोहल, इस सब में क्या लगता है? जीएसटी भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, क्योंकि सरकार को पता है पीने वाले पिएंगे, वो देंगे, चाहे हम चाहे जितना है उसमें टैक्स खींच लें, ठीक। तो इन अ नटशेल टू डिफरेंशिएट दिस डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट क्यों बोलते हैं और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? कारण होगा ना, ये हमें डायरेक्टली देना होता है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेएबल टू गवर्नमेंट। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो जब आप भरेंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे और भरेंगे, या फिर भरवाएंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके। ये जब जीएसटी देते हैं, जब पिज़्ज़ा खाते हैं, कुछ भी कुछ सामान खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो क्या इनकम टैक्स गवर्नमेंट की, फिर ये टैक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके भरते हैं क्या? ना, दुकानदार को दे देते हैं, दुकानदार बढ़ा के ही बताता है आपको वो प्राइस, जो भी जीएसटी है तो बढ़ा के ही बताता है आपको डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पेएबल होता है, आप समझ गए। इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आप पे अगर आया है कि 2 लाख टैक्स भरना इस साल, तो आपको भरना है, आप किसी से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या सर ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी कोर्स की फ़ीस है 1000 रुपये, अब इसमें 18% लगता है जीएसटी, ठीक है, तो ये है हो गया 180 रुपये। तो या तो मैं इसको खुद भर दूँ, ठीक है, या मैं आपसे जो चार्ज करने लगूँ कि मैं जैसे कि 1200 रुपये बढ़ा के चार्ज लेने लगूँ, या फिर 1180। अब 1180 लूँगा तो ऑब्वियस बात इसका 18%, 180 नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही निकल जाएगा, तो रफली मैं 1200 कोर्स की फ़ीस मैंने रख दी कि भाई ये है आपका एक्स्ट्रा जीएसटी, तो मैंने आप पे ट्रांसफ़र कर दिया ना, अब मैं वही उठा के गवर्नमेंट को भर दूंगा। तो इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, और इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज दिस, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, ध्यान से समझना, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव होता है। और वहीं अगर हम बात करें जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स होता है, या फिर इसी को ही हम प्रोपोर्शनल टैक्स रेट भी बोल देते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स भी बोल देते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, या फिर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कर की दर भी बढ़ेगी, तो कर की दर भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि टैक्स की रेट भी बढ़ेगी। जैसे कि आपकी इनकम है, मान लेते हैं सर 6 लाख रुपए, ठीक, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख तक है तो नो टैक्स, 5 लाख से अगर आपकी इनकम 6 लाख के बीच में नई टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, तो भाई आप मान लो कि 10% टैक्स। आपकी इनकम अगर 6 लाख से लेके
8 लाख के बीच में है तो भाई 20% टैक्स, 8 से लेके 12 के बीच में है तो 25% टैक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई कमाता है 10 लाख रुपए, तो वो उसका 5 लाख तक में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 5 से 6 लाख वाली इनकम में 10% रेट देना पड़ेगा, इस रेट से उसको भरना पड़ेगा। देन 6 से 8 लाख वाले में उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, 8 तक। और 8 से 10 लाख, वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा है उसमें 25% देना पड़ेगा। अगर अब नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब कमाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ऐसे ऐसे करके हमें टैक्स देना पड़ता है। अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन जो बना था एसएससी में, अब इस पे भी आते हैं, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब इसको पहले समझ लेते हैं, टैक्स को पूरा शुरू किया तो एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा टाइप ऑफ टैक्स होता है जिसमें कि मार्जिनल जो टैक्स होता है, जिसमें मार्जिनल जो टैक्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू, सॉरी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एवरेज टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट। तो ये ऑप्शन में जो भी थे, लेकिन ऑप्शन में एक था प्रोग्रेसिव, तो आंसर वुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल टैक्स एवरेज टैक्स से ज़्यादा है। देखो अब मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक। अब मैंने अगले साल 11 लाख रुपए कमाया, या फिर 12 लाख, या फिर 13 लाख रुपए कमाया, 13 लाख या फिर 12 लाख, कुछ भी ज़्यादा कमाया, उसमें कितना दूंगा मैं भाई? अगर 12 कमाया, 11 कमाया तो 25% टैक्स दूंगा ना उस एडिशनल इनकम में। जो 11 लाख एक एक्स्ट्रा लाख कमाया, एक एक्स्ट्रा लाख, उसमें 25% भरूंगा, सीधे 25,000 गवर्नमेंट ले जाएगी। लेकिन अगर एवरेज रेट में निकालने जाऊंगा अपनी पूरी इनकम में तो 25 से तो कम ही आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, क्योंकि पीछे वाले कम थे रेट। तो एवरेज जब टैक्स निकालूंगा 10, 20, 25, तो एवरेज वाला कम आएगा। यानी कि मेरी एक्स्ट्रा जो अर्निंग हो रही है उसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स। एक्स्ट्रा इनकम पे कितना टैक्स, ये है एवरेज टैक्स रेट। तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिनल वाला ज़्यादा होगा एवरेज टैक्स के कंपेयर। इसको रिग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वाले को रिग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, या फिर प्रोपोर्शनल? क्योंकि ये सब पे समान लगता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब कोई गरीब है, 5 लाख से तो इनकम कम ही होगी ना, तभी तो गरीब बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई टैक्स नहीं है। जो जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा टैक्स लेगी गवर्नमेंट, और एक तरह से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है अपनी सब्सिडी ये सब दे के, ठीक। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अब तुमने एक मोबाइल फ़ोन लिया एक, ठीक है, ये तो कोई मोबाइल फ़ोन है ये, ठीक है, क्लियर। ये तुमने एक मोबाइल फ़ोन लिया, तुम्हारी इनकम है मान लेते हैं कि महीने की 1 लाख रुपए। वहीं पे एक गरीब घर से लड़का है जिसकी पूरी फैमिली की इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये है। उसने जैसे तैसे बड़े मेहनत से पैसे जोड़ के उधार लेके लिया, क्या, वही सेम मोबाइल फ़ोन जो आपने लिया, ठीक है। और जब आपने ये लिया फ़ोन तो दोनों को सेम कॉस्ट पड़ी होगी ना, 1 लाख रुपए तो पड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं अच्छा तुम गरीब ले लो सस्ते में ले लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। 1 लाख रुपए दोनों को पड़ा होगा, और इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा। तो तुमने भी सेम जीएसटी भरा होगा, इसने भी सेम जीएसटी भरा होगा, यानी कि बराबर मार दे रहा है, चाहे गरीब है चाहे अमीर हो। यानी अमीर को इसमें उतना नुकसान नहीं जितना गरीब को है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो डिफरेंट कुछ हमारे स्पेशल टैक्स होते हैं। एक होता है टैक्स जिसको बोलते हैं सेस, एक होता है सरचार्ज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे। एक होता है सेस, और एक होता है सरचार्ज, और एक होता है पिगोवियन टैक्स। 3 तरह के टैक्स होते हैं, सरचार्ज, सेस, सरचार्ज, और एक होता है पिगोवियन टैक्स। सरचार्ज होता है ये टैक्स पे टैक्स, सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स। इसका मतलब ये होता है जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो इंक्रीज इनकम होगी उस पर भी टैक्स लगता है, तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। सेस होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए लगाया गया टैक्स, जैसे कि गवर्नमेंट आपसे सेस लेगी। ये क्या होता है, ये सब पे लगता है। अगर मेरी इनकम 5-6 लाख है, मैं टैक्स भर रहा हूँ तो सेस लगेगा। किसी की इनकम 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, उस पर भी सेस लगेगा, 5 लाख वाले पे भी लगेगा। सरचार्ज उस पर लगता है जिसकी इनकम ज़्यादा होती है। सेस स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोल देगी कि इस बार हम
जो ट्राइबल लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के या फिर झारखंड और यहाँ के उड़ीसा के, तो उनके डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपसे एक एडिशनल परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे, दैट विल बी सेट सेस। या फिर एनवायरमेंटल पर्पस के लिए हम करेंगे, एनवायरमेंट को और बेटर करने के लिए, फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए करेंगे, तो स्पेशल पर्पस के लिए लिया जाता है सेस। पिगोवियन टैक्स होता है टू न्यूट्रलाइज और टू मैनेज द नेगेटिव, टू बैलेंस द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, टू बैलेंस और टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो कल के लेक्चर में पढ़ाया था, जो काफ़ी लोग छोड़ के भाग गए थे लास्ट में। अब आपने देखा हो बाद में पता नहीं, लेकिन मैंने जब MCQ सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पढ़ाया था कि ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट किसी ऐसे बंदे पे हो रहा है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जोर जोर से आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों का आपस में चल रहा है। कोई बगल में मान लो कि बैठा है, उसकी दिमाग ख़राब हो रही, क्या ये बके जा रहा है उतनी देर से ठीक है, मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं, मेरे मान लो जो भी मेरे आसपास हैं लोग, कुछ लोग तो वो परेशान हो रहे होंगे मेरे वजह से। जैसे मेरी ये छोटी सी भतीजी है, तो उसको कमरे में बंद किया जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है, तो उसका कुछ लेना देना है इससे, लेकिन उसको सफ़र करना पड़ता है मेरी वजह से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज़। अब अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे किसी तीसरे बंदे को, जिससे उसका लेना देना नहीं है, फ़ायदा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। कल देखे थे क्वेश्चन है SSC में। अब ये क्वेश्चन है आपका CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC वाले भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर GST। तो हमने देखा था पेट्रोल वगैरह है, इसमें भी आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, क्लियर। बाकी GST की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था। काफ़ी सारे टैक्स जो हैं उनको एक तरह से नलीफाई कर दिया इसने, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। और ये एक कॉमन, एक वन टैक्स एंड वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स के थ्योरी पे ये बेस्ड है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 101 था, पढ़ाया भी होगा मैंने आपको, ठीक है। एंड अच्छा बताओ 106 अमेंडमेंट किससे डील करता है, जो अब सबसे लेटेस्ट है। और 279A आर्टिकल अनुच्छेद के तहत आपकी GST काउंसिल, GST समिति का गठन किया गया। GST काउंसिल जिसका जो चेयरमैन होता है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। 106 अमेंडमेंट डील्स विद दी 33% का रिजर्वेशन कोटा फॉर द वुमेन्स इन दी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। चलो, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम अपनी बैक उसी स्टोरी में आ जाते हैं। और ये हमारी अब लास्ट ही स्टोरी हो जाएगी बिकॉज हमारे 2 टॉपिक थे आज डिस्कशन के, तो एक तो हमने भैया देख लिया, टैक्सेशन वाला ख़त्म हो गया, अब बजट पे फिर से हम वापस आ गया। मार्जिनल टैक्स क्या है सर? यार बताते हैं, पानी पी ले। नहीं सर, चार्ज को बोलते हैं सर, स्पेशल पर्पस के लिए लगता है। बिल्कुल सही, किसने बताया? विकास ने, हाँ। D243 आर्टिकल बोलता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत, बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने बताया था कि आप में से किसी ने क्या पूछा था, एक सेकेंड, ये तो आगे यहाँ पे पूछा था कि ये मार्जिनल टैक्स क्या होता है। मार्जिनल होता है एडिशनल इनकम पे लगने वाला टैक्स। मेरी इनकम 8 लाख है, मेरी इनकम 8 से 9 हो गई, तो अब जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए मैंने कमाया, अब अगले साल हो सकता है, तो उस पर जो टैक्स पड़ेगा वो 25% की रेट से पड़ेगी, जो एवरेज से ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, हमारी 2 पॉकेट थी, तो बैक टू द स्टोरी रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि बैक टू स्टोरी के बजट में हमने थोड़ा था कि एक लेफ्ट पॉकेट है, एक राइट पॉकेट है। लेफ्ट वाली को रेवेन्यू बोलते हैं और राइट वाली को बोलते हैं कैपिटल। इसको बोलते हैं राजस्व और इसको बोलते हैं पूंजीगत। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों में होता है। इनकम को हम रिसीट बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो टैक्स है वो इसमें आएगा रेवेन्यू रिसीट। तो टैक्स 2 तरह के हमने पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो रिसीट होती है ना, अब क्योंकि आप टैक्स समझ गए तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको इस तरह से लिखता हूँ कि जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो 2 तरह की होती है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। मतलब पहली बात,
तो ये है कि मैंने आपसे पूछा था टैक्स किस में आएगा, तो आपने बता दिया कि रेवेन्यू में आएगा, रेवेन्यू रिसीट में आएगा। और लोन, क्योंकि लोन कभी कभी लेती है सरकार, ऐसा नहीं, क्योंकि आप खुद ही कम सोचो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपसे आपका दोस्त आपसे लोन मांगता है, तो क्या आप उसको मांग तो वो रोज़ रोज़ सकता है, लेकिन क्या आप रोज़ रोज़ दे देंगे लोन किसी को? नहीं देंगे। तो ये कभी कभी वाला खेल होता है लोन, ठीक है। तो लोन कभी कभी वाला खेल होता है, यानी कि ये लोन जो है रेवेन्यू रेसीट में आएगा, सॉरी कैपिटल रेसीट में आएगा, ठीक। फिर अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो जैसे कि तुम गवर्नमेंट, रुको रुको कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे कि तुम रेलवे का टिकट तुमने बाई किया, ठीक है, रेलवे का तुमने टिकट खरीदा, तो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो ना, पैसा दे रहे हो ना गवर्नमेंट को, या फिर तुम्हारा कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में तुमसे पैसा मांगा गया, तो चलो वो कोर्ट केस छोड़ो, तुम रेलवे वाला एग्जांपल समझो, तो रेलवे में तुम पैसा दे रहे हो ना टिकट, तो एक गवर्नमेंट को कभी कभी दे रहे हो क्या? कभी कभी वाला है नहीं, तो गवर्नमेंट को अक्सर मिल रहा है, रोज़ कितने लोग टिकट खरीदते हैं, टिकट के लिए बुकिंग करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। तो क्या ये टैक्स दे रहे हो क्या? टिकट बाई करते हो तो टिकट टैक्स है क्या? टिकट में टैक्स है, लेकिन टिकट टैक्स नहीं है। टिकट में लगा 400 रुपये, ठीक। तुम ध्यान से देखना, उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड रहता है, जैसे मान लो कि उसमें 25 रुपये जीएसटी लगा के, या फिर 29 रुपये लगा के 429 टोटल। ये हुआ टैक्स रिसीट, ये हुआ नॉन टैक्स रिसीट। बुद्धि आपको ज़्यादा अपना दर्द में नहीं डालना है कि सर टैक्स नॉन टैक्स, ऐसे समझ लो कि भाई ये रेवेन्यू वाले ही में ही आएंगे, मैं बस उनको अलग अलग कर दिया हूँ कि रेवेन्यू रिसीट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स में टैक्स का पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स में नॉन टैक्स वाला पैसा, कोई भी, चाहे आप टिकट खरीदते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके कोई पोस्टल स्टैम्प खरीदते हो, सब नॉन टैक्स में आएगा, क्योंकि अक्सर आ रहा है तो रिसीट में और रेवेन्यू वाले कॉम्पोनेंट में आएगा। कैपिटल रिसीट में देख लेते हैं भैया, लोन लिया है तुमने या फिर मतलब सरकार ने, या फिर कोई विनिवेश कर डाला है। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट कर डालना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट का कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है गवर्नमेंट के पास, कोई भी मान लो एनजीसी, गेल, भेल, सेल, पेल, नेल, इनमें अपना जो भी उसकी हिस्सेदारी है, उसका कुछ हिस्सेदारी उसने मान लो कि 10% हिस्सेदारी बेच दी किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी को भी बेच दी, तो उससे उसको पैसा मिलेगा ना। तो वो पैसा ऐसा तो नहीं रोज़ कुछ ना कुछ बेचता रहता है, कभी कभी वाला खेल है ये, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं, तो वो इसमें आएगा। जिस तरह रेवेन्यू रेसीट को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा, उसी तरह जो पूंजीगत वाला पैसा है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल देते हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, और एक को बोल देते हैं नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट, डेट होता है उधारी, उधारी, ये उधारी है ना, तो ये डेप्ट क्रिएटिंग हो जाएगा, ये उधारी नहीं है, पैसा मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है तो कैपिटल रेसीट, लेकिन उधारी नहीं बन रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट। इसको चुकाना थोड़ी ना गवर्नमेंट को, लेकिन इसको तो ब्याज के सहित चुकाना है, ब्याज सहित चुकाना है। अब इसी में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब तुम लोन लेते हो, ध्यान से सुनना, जब तुम लोन लेते हो या फिर देते हो, तो ब्याज हर महीने देते या लेते हो, या फिर कभी कभी? जल्दी से मुझे बताओ। जैसे मैंने अगर तुमसे लोन लिया तो मैं तुम्हें हर महीने ब्याज दूंगा ना, और ब्याज चुकता तो एक ही बार करूंगा। अगर मान लो 1 लाख रुपए तुमसे लिया है, तो कभी 3 महीने, 5 महीने, 1 साल बाद 1 लाख रुपए लौटा दूंगा आके, यानी तुम्हें रीपे कर दूंगा, लेकिन ब्याज हर महीने भरूंगा तुमको। तो ब्याज वाला कंपोनेंट, इंटरेस्ट वाला यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, लोन वाला कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन मैं कर रहा हूँ, सरकार कर रही है, यानी उसका खर्चा हो रहा है, तो रीपेमेंट ऑफ जो लोन हो जाएगा वो इसमें आएगा। लोन लिया इसमें, तो लोन दिया इसमें, लेकिन इंटरेस्ट, ब्याज लोन पे अगर मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसीट में आएगा इंटरेस्ट, और अगर ब्याज देना पड़ रहा है तो इसमें आएगा, क्योंकि ब्याज अक्सर देना पड़ता है, लोन तो कभी कभी, ठीक। ब्याज में क्या होता है कि पैसा तुम्हें चुकाना है और ब्याज भी भरना है लोन में। एक होता है ग्रांट बोलते हैं एक को, ठीक है, एक सेकंड रुकना यहाँ पे, मैं नहीं तो हौश पौश हो जाएगा, एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। एक होता है ग्रांट, आप में से कितने लोगों ने सुना है ग्रांट, जिसको हिंदी में अनुदान बोलते हैं?
कितने लोगों ने ग्रांट वर्ड सुना है? ग्रांट, ग्रांट को बोलते हैं हिंदी में अनुदान। अनुदान का मतलब होता है एक तरह से खैरात। और खैरात से जरा बताओ, दीवाने खैरात किसने सेटअप किया था? ये दीवाने जो खैरात है ये किसने सेटअप किया था? डिपार्टमेंट। तो ग्रांट में ये होता है कि आपको पैसा नहीं देना है वापस और ना ही ब्याज देना, लो हमारी तरफ से तुम ले जाओ, जियो ऐश की ज़िंदगी जियो तुम, ठीक है। तो वो जो ग्रांट है ना वो रेवेन्यू वाले में आएगा। तो ग्रांट भी कभी कभी से मतलब एक तरह से भीख की तरह वो मिलता रहता है, अक्सर मिलता रहता है। तो ग्रांट मिल रहा है तो रेवेन्यू रेसीट। ग्रांट देना पड़ रहा है सरकार को, मान लो भारत सरकार है वो किसी राज्य को दे रही है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग अभी पता है 16वां वित्त आयोग बना है ना, तो वो बोलेगा कि इस सरकार इस राज्य को दे दे, या फिर सरकार केंद्र सरकार अपने मन से किसी को दे रही है कि मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे भूकंप कुछ आ गया, कुछ बाढ़ आ गई, तो उसको दे डाला, ग्रांट दे दिया, अनुदान दे दिया, उसको वापस नहीं करना उस राज्य को, लो जाओ भाई तुम अपना जो करना है वो करो। मैंने तुमसे बस इतनी बात बोल दी कि भाई जो ग्रांट है वो रेवेन्यू वाले में आएगा। ग्रांट ले रहे हैं तो रेसीट, रेवेन्यू रेसीट, ग्रांट दे रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि कभी कभी दे रहे हैं, मन में अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, ठीक, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। और ये जो दीवाने खैरात मैंने पूछा था ये फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किया था। दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ये तो है खैरात मतलब डोनेशन देना, और डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स जिसको दीवाने बंदगान बोलते हैं वो किसने किया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना। और दीवाने अर्ज जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो बलबन ने किया था। खैर एक्सपेंडिचर पे आते हैं, ठीक है, खर्चे पे भी हैं हम लोग, उस पर अपनी अपनी फोकस बनाए रखना, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंटल पर्पस से कर रही है विकास कार्य उसके होगा, जैसे कि स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, रोड बनवाना, कोई और बिल्डिंग डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे हैं। लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले खर्चे हैं। अच्छे वाले खर्चे मतलब एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर। एसेट क्रिएटिंग, ये एसेट क्या होता है मौसी? ये एसेट क्या होता है? शोले में देखा है ना ये क्या होता है हर चीज़ में। तो एसेट की अगर बात करें, एसेट और लाइबिलिटी ये दोनों एक एंटोनिम है एक दूसरे के, है ना। एसेट होता है समथिंग दैट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू, समथिंग दैट हैज़ इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं एसेट। और लाइबिलिटी यानी देयता, ये तो हो गई संपत्ति हिंदी में, और ये हो गई देयता हिंदी में। ये हो गया एक तरह से आपका कोई डेट या ऑब्लिगेशन। अब मैं तुम्हें एकदम सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हारी कोई ज़मीन होगी, तुम्हारा घर है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे घर तुम्हारे पापा ने आज से 20 साल पहले लिया हो, वो मान लेते हैं 5 लाख रुपए में, ठीक है। वो 5 लाख रुपए में घर लिया था आज से 20 साल पहले। आज अगर उसी को बेचने जाओगे 50 लाख रुपए मिलेगा। आज से हो सकता है 10 साल 15 साल वेट कर लो, 70 लाख 80 लाख मिल जाएगा उसी घर का। ये एक एसेट है ना, तुम्हारी पूंजी है। तुम्हारी कहीं ज़मीन पड़ी है तो वहीं तुमने कहीं म्यूचुअल फंड में कुछ, और मान लो हर महीने तुम 2000-3000 रुपये डालते हो, तो वो तुम्हारी पूंजी है, वो बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, उसमें ब्याज मिल रहा है तुम्हें धीरे धीरे, उसमें कैपिटल का गेन हो रहा है। तुमने लोन ले रखा है, तुम्हारी ऐसी तैसी हो रखी है क्योंकि हर महीने ब्याज तुमको चुकाना पड़ता है। तुमने बाइक ले ली एक, ठीक है। अब वो क्या आज कौन सा ऐप आता है, वो एक जो बाइक वाला आता है, जैसे ओला उबर होता है, वैसे कौन सा वो चलता है, वैसे ओला बाइक तो ओला में भी चलती है, खैर जो भी हो, रैपिडो, हाँ। तो उसमें उसके लिए उसके चलाने के लिए तो बात अलग है, लेकिन मान लो तुमने नॉर्मल के लिए, जैसे नॉर्मल आपने अपने चलाने के लिए ली, तो वो एक आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें पेट्रोल भराओगे, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह सर्विसिंग कराओगे, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ख़राब हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, यानी कि अब आपको उसमें पैसा डालना पड़ रहा है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी और इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट, जो मैंने बताया। तो आप समझ गए एसेट और लाइबिलिटी में अंतर क्या होता है। तो एक तो सीख मिल गई तुम्हें कि लाइफ में एसेट बिल्ड करनी चाहिए, लाइबिलिटी नहीं, ठीक है। तो लोन एक तरह की लाइबिलिटी हुई ना। अब मैंने तुमसे बोला था कि 2 डिफरेंस होते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में। ये अक्सर वाला कंपोनेंट होता है रेवेन्यू, और कैपिटल होता है कभी कभी वाला कंपोनेंट। और दूसरा एक और डिफरेंशिएशन होता है कैपिटल में, जो कैपिटल वाला होता है, कैपिटल वाला, इसमें एसेट या तो बनता है, या एसेट या तो बनेगा, या लाइबिलिटी कम होगी। तुम्हें हम दिखाते हैं। लोन लिया है, एक्सपेंडिचर पे आते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या होगा, देखो इस, या तो इसमें एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी,
या फिर एसेट जो है, एसेट घटेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। ये मत सोचना कि ये कैपिटल में होगा तो रेवेन्यू में, आराम से समझो अभी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में, खर्चे के केस में, या तो एसेट मिलेगा बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी, और कैपिटल रेसीट के केस में, पूंजीगत आय के केस में एसेट कम होगा, लाइबिलिटी ज़्यादा होगी। तुम एक्सपेंडिचर पे फोकस करो, अभी दिखाते तुम्हें कैसे एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। रीपेमेंट कर रहे हैं, लोन को चुकता कर रहे हैं, अपनी देयता को खत्म कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम कर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, एसेट बढ़ा रहे हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि किस तरह से एसेट बिल्ड हो रहा है, और ये एक एग्जांपल कैसे लाइबिलिटी कम हो रही है। समझ गया, एक्सपेंडिचर वाला। और रिसीट में क्या हो रहा है, या तो एसेट जा रहा है, हाथ से जा रहा है, विनिवेश इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट बताए थे। लाइबिलिटी आ रही है, घर आ रही है, लाइबिलिटी, लोन ले लिया है, लोन। तो सर इसमें क्या होता है फिर, रेवेन्यू कुछ नहीं होता इसमें, ना तो लाइबिलिटी कम होती ज़्यादा होती, ना एसेट घटता है ना बढ़ता, कुछ नहीं होता है। एसेट लाइबिलिटी वाला खेल कैपिटल में होता है। ये बता इसलिए हैं क्योंकि समझाने का तो उससे भी समझा सकते थे, लेकिन अगर डेफिनेशन देके या फिर कुछ ऐसा करके स्टेटमेंट से पूछ लिया जो कि पूछा है, तो भी आप कर पाओगे कि भाई एसेट बढ़ता घटता किस में है और कम होता ज़्यादा किस में है। रेवेन्यू का कोई एसेट और लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, इसमें ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ये चीज़ क्लियर है हो तो बताओ जल्दी से। मेरे दादाजी करोड़ों का एसेट दान में दे दिए। अच्छा सूरज, बड़े दिल वाले तुम्हारे दादाजी तो। वाइफ इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हौश पौश हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो समराइज़ कर देता हूँ, कन्फ्यूजिंग लगेगा वो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक तो है ही है, ठीक है। तो ये मैं फिर से बोलता हूँ, देखो बजट था, ठीक, मैंने बोला रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान समझना, राजस्व, फिर मैंने बोला पूंजीगत, ये हमारी लेफ्ट पॉकेट और ये राइट पॉकेट। या तो रेसीट होगा, ठीक है, या तो आएगा, या तो जाएगा, या तो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक। कैपिटल या तो आएगा या तो जाएगा, खर्चा होगा, या तो टैक्स का पैसा आएगा या बिना टैक्स पैसा आएगा। खर्चे, खर्चे, ब्याज भर रहा है गवर्नमेंट, ब्याज भर रहा है, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है बस उतना बता रहा हूँ, अभी और भी इसमें हम देखेंगे, ठीक है। कैपिटल में क्या बताया था, रेसीट में पैसा आ रहा है, ठीक है। लोन का पैसा या तो आ रहा है, लोन का पैसा या तो जा रहा है, मतलब रीपेमेंट कर रहे हैं, लोन आ रहा है, लोन जा रहा है। लोन का ब्याज यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, और इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर, इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लोन आ रहा है, लोन जा रहा है, आ रहा है को मैं नीचे से वो कर देता हूँ, लोन आ रहा है, और यहाँ लोन जा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट, ब्याज जाता है रेवेन्यू वाले में, ठीक है, मोटा मोटा तुम समझ लो, ब्याज आता है रेवेन्यू वाले में और लोन इसमें आता है। अनुदान हमने बोला था, ग्रांट, ग्रांट भी इसी में आता है, अनुदान। ग्रांट अगर आ रहा है, सॉरी जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, ग्रांट आ रहा है तो इनकम वाले में, लेकिन रहेगा रेवेन्यू वाले में, ठीक, इतना बताया। फिर मैंने बोला कि कोई अगर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंटल यानी कि विकास कार्यों के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है, स्कूल, कॉलेज, रोड, ये सब डेवलप किया जा रहा है, तो ये कैपिटल पूंजीगत में आएगा, क्योंकि कभी कभी किया जाता है, ऐसा नहीं कि रोज़ गवर्नमेंट, रोज़ स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, हॉस्पिटल बनता है, रोज़ रोज़ नहीं होता है, रोड रोड कभी कभी होता है, बड़ा खर्चा होता है ये, ठीक। मैंने बताया था कि जो कैपिटल वाला है, या तो इसमें आपको क्या होगा, एक तो डेट क्रिएटिंग होता है और नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। इससे क्या डेट बढ़ रहा है हमारा, और नॉन डेट जैसे कि विनिवेश हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक। फिर मैंने आपको ये समझाया कि कैपिटल वाले में क्या होता है, या तो एसेट बनता बिगड़ता है या लाइबिलिटी बनती बिगड़ती है। खर्चा आप कर रहे हैं, पूंजीगत खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं ना, आप खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आपका एसेट बनता है। जैसे कि मैंने ज़मीन ली कहीं पे 8 लाख रुपए की, बैंक अकाउंट में तो दिखा 8 लाख चला गया, लेकिन कायदे से देखा गया है तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो गया है, जिससे मुझे ब्याज भी मिलता रहेगा,
है ना, है कि नहीं? तो एक एसेट क्रिएट हो गया ना जब मैंने डेवलपमेंट किया। या फिर हो सकता है कि मैंने कभी मैंने ब्याज लिया था किसी से, मैंने उसको चुकता कर दिया। तो एक तरह से ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको ऐसे जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर सुनो ना, अच्छी अच्छी फीलिंग में लिया करो। जैसे मैंने तो इसको ऐसे ही मेरे को ऐसे ही याद है वो, कि मैं जब कैपिटल एक्सपेंडिचर सुनता हूँ ना, एकदम कलेजे में ठंडक आ जाती है। कलेजे में ठंडक का मतलब लोन चला गया या फिर मेरा कोई एसेट बन गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अच्छा एक्सपेंडिचर है। और जैसे ही इसको मैं देखता हूँ कैपिटल रिसीट को, तो मेरे दिमाग में जो है गर्मी छा जाती है कि भाई या तो लोन या तो आ गया, या तो मेरा कोई एसेट चला गया। जब भाई डिसइन्वेस्टमेंट की सेल करी तो पैसा आया, लेकिन एसेट तो चला गया। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने किया, मैंने बोला पापा मैंने ज़मीन बेच दी, तुमने बोला सुबह उठे पापा को तुमने गुड न्यूज़ दी, पापा हमने ज़मीन जो थी वो हमने बेच डाली, पैसा आ गया देखो। पापा तुम्हारा एक कंटाप मारेंगे, क्यों? पैसा तो आ गया लेकिन एसेट चला गया। पापा हमने लोन ले लिया, कंटाप पड़ जाएगा तुमको पापा का। यानी कि ये इसमें कंटाप पड़ेगा, इसमें पापा शाबाशी देंगे, पीठ ठोकेंगे तुम्हारी, है कि नहीं? इसमें पापा न्यूट्रल रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बेटा जो कर रहे हो करो। इसमें ना तो एसेट जा रहा है ना लाइबिलिटी का, हमारी कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को जो सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, क्योंकि बार बार देनी पड़ती है, तो रेवेन्यू वाले में आएगा। और क्योंकि देना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। ठीक है, अब जिसका डाउट हो तो पीछे करके देख लेना, क्योंकि अब इससे बेहतरी से हम इसको नहीं समझा सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझ पाओगे। पल्लवी झा, इसके पीछे का रीज़न ये है कि पल्लवी झा जी पूछ रही हैं कि ग्रांट तो कभी कभी मिलता है, तो वाई नॉट इन कैपिटल? क्योंकि ग्रांट जो है ना, ये कभी कभी और अक्सर वाला तो तुम्हें समझाने के लिए, मतलब याद करने के आसानी के लिए बताया था, लेकिन मेन डिफ्रेंसिएशन तो ये एसेट और लाइबिलिटी वाला होता है। ग्रांट से क्या, ग्रांट जो मुझे अनुदान मिल रहा है, क्या मेरा कुछ एसेट बन रहा है, बिगड़ रहा है, लाइबिलिटी बन रही है, बिगड़ रही है? अगर मैंने किसी को, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को ग्रांट मिल गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया, ग्रांट अगर दे दिया मान लो, ठीक है, तो उससे कोई लायबिलिटी कम हुई क्या गवर्नमेंट की? या फिर कोई एसेट बना क्या गवर्नमेंट का? नहीं बना। तो इसमें कोई एसेट लायबिलिटी का रोल नहीं है, बस इसलिए उसको रेवेन्यू में रखते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया अंजलि कुमारी बोल रही, जब पापा वाला एग्जाम्पल दिया है ना। करंट अफेयर मैगजीन में कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा रैन जी, देखते हैं, अप्लाई होने लगेगा करंट अफेयर, और बाकी करंट अफेयर की मैगजीन मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं? एक बार और बता दीजिए तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ें, नहीं तो फिर ये ना बोलना कि इधर ले क्वेश्चन नहीं करवाया। मेन अभी नहीं, क्वेश्चन में एक चीज़ तो अभी मेन तो छूटी हुई है, एंड दैट इज़, मेन चीज़ छूटी हुई, मेन तो नहीं मतलब सारा ही मेन ही है। अगर सरकार के, अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये कोई ऐसी सेकेंडरी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी बहुत मेन, इससे भी खूब क्वेश्चन आते हैं बस, लेकिन 5 मिनट का है, ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। ठीक है, और ये कोई इसी का एड ऑन ही है, जो अभी पढ़े हैं ये रेवेन्यू और कैपिटल वाला, इसी का एड ऑन है। अगर गवर्नमेंट के खर्चे, एक्सपेंडिचूरे, यानी कि जो खर्चा है वो रेसीट के बराबर है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा उसकी आय के बराबर होता है बजट में, इस ऐसे बजट को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ये बजट बैलेंस में है, यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो उसकी आय के बराबर हैं, तो इस तरह के बजट को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक, दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का ये एक्सपेंडिचूरे ज़्यादा है रेसीट से, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? उल्टा कर लें इसको थोड़ा सा, गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, इनकम ज़्यादा कर लो तो इसको क्या बोलेंगे? और तीसरा है कि जहाँ पे ये जो एक्सपेंडिचूरे है ये ज़्यादा है, एक्सपेंडिचूरे ये ज़्यादा है, ठीक है, किससे? रेसीट से। ऊपर वाले में क्या है? इन गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, नीचे खर्चे ज़्यादा हैं, ऐसे बजट को बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब अधिक में, ठीक है, सरप्लस बजट बोल देते हैं। और इसको बोल देते हैं जो तीसरे में डेफिसिट बजट, ठीक है, लिख क्यों नहीं रहा है? ये आपका डेफिसिट बजट, यानी घाटे वाला बजट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, इतना तो पता होगा इंग्लिश में।
वोकैबुलरी पढ़ते होगे, वोकैबुलरी, तो उसमें पढ़ते होगे डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, ठीक है। तो डेफिसिट का मतलब है घाटा। अब हमें मतलब है डेफिसिट से, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को डेफिसिट ही होता है, आज तक नहीं हुआ कि भैया सरप्लस हो या फिर वो। लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट गवर्नमेंट, ये एक होता है हमारा बजट डेफिसिट, ठीक है, बजट डेफिसिट, ध्यान समझना एक चीज़, बजट डेफिसिट होता है, ठीक। गवर्नमेंट बोलती है हमेशा, आज तक कभी हुआ ही नहीं कि गवर्नमेंट का नेगेटिव में गया और डेफिसिट, गवर्नमेंट बोलती है ज़ीरो। ना तो हमें ना तो हम सरप्लस में हैं, ना तो हम डेफिसिट में हैं। चलो सरप्लस वाली बात तो समझ में आती, सरप्लस तो नहीं होगी, लेकिन बजट में गवर्नमेंट बोलती है हम ज़ीरो हैं, कोई खर्चा नहीं अपन का, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो गया? अब बजट डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या फिर टोटल रेसीट। रेसीट आप समझते हैं किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट, ये गवर्नमेंट का ज़ीरो आता है। ऐसा कैसे हो गया कि ज़ीरो आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो फिस्कल डेफिसिट, राजकीय ये घाटा में बता देता है। जब हम राजकीय घाटे के पास जाते हैं, ये पूरी पोल खोल के रख देता है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो राजकोषीय घाटा है ना, ये जो राजकोषीय घाटा है, ये बोलता है बेटा अपना बजट डेफिसिट उठा के लाना, जरा ले आए साहब। अब इसमें से जरा घटा तो दो तुम्हारी बोरोइंग्स को, जो तुमने उधार लिए हो ना, उधार हटा दो उसको जरा साहब, फिर तो नेगेटिव में आ रहा है लाख करोड़ में, बस हवा टाइट हो गई सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो। तो यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है, क्वेश्चन बनता है ये क्या दिखाता है? ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। अब ये ज़ीरो कैसे आ गया? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जितना भी घाटा होता है, उसको लगा भाई 10 लाख करोड़ का घाटा है, तो पैसा उठा लेती है, या तो विदेश से कहीं से, या तो फिर आरबीआई से पैसा उठा लेती है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि लोन यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है, तुम्हें दिमाग में आया होगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो लोन ले रही है, गवर्नमेंट जो यहाँ पे लोन ले रही है कहाँ से ले रही है लोन? तो इंडिया में अगर बात करें तो किससे लेगी भाई? गवर्नमेंट से ऊपर कौन है? आरबीआई से लेती है लोन, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के पास खूब पैसा है, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन से उसको मैचअप कर देती है जीरो दिखाने के लिए। देखो कितनी सुहानी चीज़ें हैं सारी चीज़ें, लेकिन इतनी सुहानी होती नहीं। तो बोरोइंग जब इसमें फिजिकल डेफिसिट देखते हैं तब पता चलता है। ये तो इसका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स और भी कई डिफरेंट जगहों में लिखा देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन भी इससे सही सही बनता है। दैट इज़, क्योंकि खर्चे हैं तो पहले आप, सॉरी डेफिसिट है, घाटा है, तो आप खर्चा पहले लिखोगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी बोरोइंग्स को घटा देना है, उससे हटा देना है, घटा देना है। तो बात एक ही निकल के आएगी। मान लो कि 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक है, और टोटल रेसीट गवर्नमेंट की इनकम है 5 लाख, मान लो गवर्नमेंट का है 8 लाख करोड़, ठीक है, 8 लाख करोड़ है गवर्नमेंट का टोटल इनकम, ठीक है। तो अगर कायदे से देखा जाए तो भाई 2 लाख करोड़ का क्या निकल के आएगा, मतलब 2 लाख करोड़ का डेफिसिट निकल के आएगा, घाटा निकल के आएगा। लेकिन फिर अगर हम इसमें से क्या कर दें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को घटा दें, तो हमें वो फिगर मिल जाएगा जो एक्चुअल में डेफिसिट है। बोरोइंग्स को घटा देना होता है, यानी कि इस तरह से 8 लाख में से आप उस पैसे को घटा दो जो आपने बोरो किया। मान लो 2 लाख करोड़ बोरो किया था, तो एक्चुअल में पहले तो हमें 2 लाख का डेफिसिट दिख रहा था, लेकिन जब हमने वो हटा दिया तो हमें कितने का दिखेगा, 4 लाख का डेफिसिट अब दिखेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो बोरो किया था, इसका मतलब है। तो वो ये फिजिकल डेफिसिट हमें बोरोइंग्स को दिखाता है। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखना, ये वाला, ठीक, क्लियर। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे, राजस्व वाला, पूंजी वाला। इसमें भी पूंजी वाली आय और राजस्व वाली आय आ जाएगी, लेकिन बोरोइंग को हटा देना। बोरोइंग किस में आता है? बोरोइंग, बोरोइंग आता है कैपिटल वाली रेसीट में। दो और डेफिसिट पढ़ने हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व घाटा, कुछ नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रेसीट घटा दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रसीद घटा दो, रेवेन्यू वाला घाटा निकल के आ जाएगा। एक होता है ऐसे ही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव आरडी,
ये गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट बोलती है, देखो देखो रो के बोली गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में तो हमने जो ग्रांट दिया था, अनुदान दिया था, वो हमारा खर्चा तो है, लेकिन उस खर्चे से जिसको हमने दिया है, जिस राज्य को दिया है, तो वो कुछ अपना डेवलपमेंट भी तो कर रहा है, वो कुछ अपना एसेट भी तो क्रिएट कर रहा है। तो प्लीज़ आप उसको घटा दीजिए, प्लीज़ आप उसको घटा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो भाई मेन यही दिखाने में रहता है, कैसे हम कम से कम घाटा दिखाएं, है कि नहीं। वैसे तो जनता उतना घाटा वगैरह देखती नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग भी देखते हैं तो उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सरकार जो ऑपोजिशन है वो भी उतना ना टारगेट कर सके, तो रेवेन्यू डेफिसिट में आप उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल क्रिएटिंग या फिर एसेट क्रिएटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा दीजिए। कैपिटल क्रिएटिंग या एसेट क्रिएटिंग, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ध्यान से देखो, ग्रांट भी तो दिया हुआ है, ग्रांट भी तो दे रखा है, तो ग्रांट तो दे तो रखा है, ठीक है, ब्याज दे रहा है वो लोन का, सैलरी पेंशन सब्सिडी तो दे रहा है, लेकिन ग्रांट से कुछ किसी राज्य को दिया हो सकता है, उसने रोड बनाई हो, कुछ डेवलपमेंट किया हो, तो उसको आप हटा दीजिए। ये होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट का बड़ा भाई होता है, या फिर उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये आखिरी फॉर्म ऑफ घाटा है, प्राथमिक घाटा। ये वो होता है जब आप राजकोषीय घाटे से, फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? जो आपको ब्याज देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट बोलेगी देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, इसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो। क्यों बोलेगी सरकार? क्योंकि बोलेगी कि देखो भाई, तुमने पहले लोन लेके रखे थे हैं, जैसे कि बीजेपी बोलेगी तुमने जैसे तो लोन लिया था मनमोहन सिंह जी ने, हम उसको आज भी चुकता कर रहे हैं, तो हमारी गलती थोड़ी ना है कि वो हम आज भी चुकता कर रहे हैं। जब मान लो कल को कांग्रेस आएगी, मान लो, ठीक है, तो कांग्रेस बोलेगी कि मोदी जी लोन लिए थे, हमको आज भी चुकता करना पड़ रहा है, तो हमारी गलती थोड़ी ना वो लोन लिए थे। तो उसको घटा के फिर देखो प्राइमरी डेफिसिट, तो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगी हमारी बुराइयाँ फिर हमारी अच्छाइयाँ। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को घटवा देती है, ठीक। बस रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। और तुम्हारा भेजा हो रहा है गरम, तो ये तुम भूलना मत, नहीं तुमको कर देंगे गरम गरम। ये फिजिकल डेफिसिट है, ये मत भूलना तुम, और इंटरेस्ट पे ये प्राइमरी डेफिसिट वाला मत भूलना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूछ ले कौन बोरोइंग को दिखाता है, तो बोरोइंग को फिजिकल डेफिसिट दिखाता है। ये दो तो तुम हरगिज़ मत भूलना, ध्यान रखना फिर, है ना। अब यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। किसी को यहाँ इसमें डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तब तक अगर किसी को डाउट होगा पूछ लेगा। करो क्वेश्चन जल्दी से, एसएससी स्टेनो में पूछा गया ये। सर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ यार करते तो हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा तुम में से अगर किसी को करना हो, ठीक है, तो एक्चुअली एक फ्रेंड है मेरा वो इसी में सब मतलब वो डील वील करता है काफ़ी, ठीक है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करा था भाई जब तुम इस टॉपिक को डील करना ना, तो बच्चों को एक लिंक दे देना। अगर वो क्या है कि अगर इससे वो या फिर कोई उनका जानने वाला अगर कोई स्टॉक मार्केट जैसे ज़रोदा वगैरह एप्लीकेशंस होते हैं, तो अगर वो करेगा तो उससे हमें क्या है कि उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उससे परसेंटेज कमीशन मिल जाता है शेयर करने से। तो प्लीज़ ऐसा कर देना। तो मैं नहीं होगा तो अगले लेक्चर में दे दूंगा, तो यार कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ कुछ होगा नहीं उससे, मतलब ये होता है कि मतलब जैसे आप करोगे तो उससे क्या है कि उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता रहता है, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होता। ऐसा तो काफ़ी मतलब मैंने मना तो किया उसको, लेकिन मान नहीं रहा था वैसे तो मैं प्रमोशन वगैरह कभी है ना, जैसे काफ़ी बुक्स वगैरह और काफ़ी मतलब आते रहते हैं, मैंने कभी किया नहीं, कभी नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब दोस्त के आगे कोई बोल सकता है क्या चलो हाँ, ट्रेडिंग सिखा दो, क्यों नहीं। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो देर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रेसीट्स। ठीक है, सही है, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, बिकॉज डेट क्रिएटिंग नहीं होता है ये। टैक्स स्लैब के बारे में कुछ समझ नहीं आया सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। टैक्स स्लैब के बारे में हमने समझा ही क्या टैक्स स्लैब के बारे में, वो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि भाई जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ता है। मैंने बताया तो इसीलिए कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम जब भरना स्टार्ट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ,
पहले हमको भी ज़्यादा, हाँ बिल्कुल सौरभ ने सही यहाँ पे ऐड ऑन किया है, अभी बताते हैं सौरभ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। सौरभ ने पूछा ट्विन डेफिसिट क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहली बात तो ये, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, सही है। प्रॉफिट अर्न थ्रू इंडियन रेलवे इज पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल, इंडियन रेलवे जो टिकट वाला बताए थे नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फीस एंड फाइन, फीस और फाइन कलेक्टेड एग्जाम्पल ऑफ गलत है, फीस हो गया, ठीक है, फाइन हो गया, ये अक्सर होते रहते हैं, तो रेवेन्यू वाले कंपोनेंट में जाएंगे, तो उसको ऐड कर लेना उसमें। रिकवरी कर रहे हैं लोन की तो कैपिटल। अब जो आप में से किसने पूछा था, जिसने पूछा था, आई थिंक किसने पूछा था, किसने पूछा था, जिसने पूछा था, बहुत अच्छा डाउट था, इसको पहले डील कर लेते हैं, देन आते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था ट्विन डेफिसिट क्या होता है। तो ट्विन डेफिसिट होता है, एक्चुअली ये मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे, क्योंकि ट्विन डेफिसिट होता है इसीलिए हमने यहाँ पे उसका एड ऑन नहीं किया। फिस्कल डेफिसिट प्लस, फिस्कल डेफिसिट प्लस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब तुम करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने क्योंकि तुम्हें पढ़ाया नहीं तो तुम्हें समझ आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने अब इसको यहाँ पे बताया नहीं ट्विन डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों गवर्नमेंट को, तो उसको ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, दैट इज़ एक्सपेंडिचर में आपका फ़ाइन आ जाएगा, ठीक है, फ़ाइन वगैरह आ जाएगा। और अगर आप फ़ीस लेते हो, ठीक है, फ़ीस अगर गवर्नमेंट, या फिर फ़ाइन अगर गवर्नमेंट देती तो नहीं, लेती है फ़ाइन, ठीक है, तो फ़ाइन इसमें आ जाएगा, मतलब रेसीट वाले में आ जाएगा, ठीक है। और फीस अगर आप भरते हो तो सब इसी में आएगा आपका, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, करो। गवर्नमेंट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ इतना रुपए और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट इज इतना इतना, तो बता दो फिजिकल डेफिसिट कितना, जल्दी से बताओ, इतना कितना लितना। गाइस बाई पॉन्डी ऑक्साइड, क्या चल रहा है भैया अभिषेक, यहाँ पे एडवाइस चल रही तुम्हारी है, तुमको भी ब्लॉक करना पड़ेगा। एडवाइस चल रही है यहाँ पे भाई साहब की, ये वाला स्टॉक खरीद लो बोल रहे हैं। मतलब सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हो जाओ, अभी काफ़ी सेबी एक्शन में है, एक्शन मोड में है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट इतना है, और ठीक है प्राइमरी डेफिसिट इतना है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पड़ा था फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट पूछा है, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट किस में आता है, रेवेन्यू वाले में आता है ना, देखो उसने लिख दिया कितना अच्छा है, 400 इसमें जुड़ जाएगा, बन जाएगा 7300, है ना। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन किस में आएगा, हेल्थ फैसिलिटी, शिक्षा, फिक्स्ड एसेट, एसेट का क्रिएशन किस में होता है, राइट वाली पॉकेट में होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम, सॉरी स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज़ ऑफ द बजट एलोकेशन। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबका सही है, उसको कैपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कैपेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला जेंडर सेंसिटिव बजट कौन सा था, एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारा 2008-9 का जो बजट था वो जेंडर सेंसिटिव बजट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी 2008-9 का नहीं होगा, 2005-6 का था, हाँ ठीक है, 2008-9 का नहीं, तो 2005-6 का था पहला। जेंडर सेंसिटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे फीमेल्स के लिए स्पेशल एलोकेशन किया गया हो, कि उनको इतना पैसा अलग से उनके लिए रखा गया हो साइड में, दैट इज़ कॉल्ड एज जेंडर सेंसिटिव बजट। 2004-5 या फिर 5-4-5 तो है नहीं, 5-6 फिर होगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। 5-6 का जो बजट था वो जेंडर सेंसिटिव बजट था। अगला क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ, एक्सटर्नल बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस आर प्रेजेंटेड इन विच पार्ट ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट। देखो एक FRBM करके एक्ट आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट था 2003 का। इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि भाई हमें फिजिकल डेफिसिट को 3.3% लेके आना है जीडीपी का। हमने कल देखा था जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जीडीपी है वो हमारी, तो उसका 3.3% में घटा के लाना है FRBM, जो कि अभी आई थिंक 5.5% कुछ चल रहा है ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो उसको घटा के 3.3% पे ये लेके आने का टारगेट था FRBM एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, ये इसको बोलते हैं, ये आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, सबका सही ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट इन द गवर्नमेंट बजट।
तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? पूंजीगत कैपिटल रेसीट, कैपिटल रेसीट मतलब लॉन्ग टर्म वाला है, कभी कभी वाला है, और एसेट कैपिटल रेसीट मिल रहा है, मिल रहा है, यानी कि मेरे भेजा गर्म हो रहा है, तुम्हारे पापा तुम्हारी पिटाई करेंगे अभी, ठीक है, एक्सपेंडिचर करते तो पीठ थपथपाते तुम्हारे, अच्छा है, कलेजे को ठंडक मिलेगी, तुम्हें भी उन्हें भी, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग गर्म होगा। कैपिटल रेसीट, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइजेस, ये है सिंपल। टैक्स वाला तो रेवेन्यू में, ग्रांट रेवेन्यू वाले में जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नमेंट अगर अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, वही उसको बोलते हैं इक्विटी वगैरह डाइल्यूट कर रही है, ये सब किस में आएगा? कैपिटल वगैरह में आएगा आपका, ठीक है, कैपिटल वगैरह में, पूंजीगत वाले में आएगा। जो इक्विटी वगैरह डायलेट करे या फिर डेट फाइनेंसिंग करे या इक्विटी फाइनेंसिंग करे, ये सब कैपिटल वाले में ही जाता है, ठीक। सर कितने अभी करेंटली अगर बात करें तो करेंटली उन्होंने बोला ना 5.5, आई थिंक 5.8 है, लेकिन आई थिंक चेक करना पड़ेगा, लेकिन शायद 5.8% ही है फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन 5.5% के आसपास ही होगा, लेकिन आई थिंक 5.8 हो, देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट क्या है? तो बजट डेफिसिट की अगर बात करें तो ये होता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर, यानी रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है। द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर डिफेंस, क्या है ये? द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ठीक है, MTS 1 सितंबर 2023, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रेसीट इन दी गवर्नमेंट बजट? तो हम तुमको ये बताया था कि जो कैपिटल वाला है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रेसीट बोलते हैं और एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेसीट में दो तरह की आ सकती हैं, या तो डेट क्रिएट कर रहा होगा या नॉन डेट क्रिएटिंग होगा। डेट को क्रिएट नहीं कर रहा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लोन लिया है तो वो डेट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो सॉरी डेट क्रिएट कर रहा है। अगर मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया है, तो वो डेट क्रिएट नहीं कर रहा होगा, सिंपल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग? तो नॉन डेट अगर बात करें तो सिंपल यहाँ पे सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन लैंड हो जाएगा। लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर है तो लोन आपका ये आएगा इसमें डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। इंटरेस्ट पेमेंट ये कैपिटल ही नहीं है, डेट और नॉन डेट की बात ही छोड़ दो, रेवेन्यू है। टैक्स ये भी कैपिटल नहीं है, तो रेवेन्यू है टैक्स नॉन टैक्स वाला। व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस्ड बजट? क्या होता है? सिंपल, तीन तरह के हमने बजट पढ़े थे लास्ट में, अगर आपको याद हो, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस का मतलब है जहाँ पे खर्चा बराबर है इन आय के, ठीक है, राजस्व के बराबर, वह है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट? यानी कि निम्नलिखित में सरकारी बजट का इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? सबका सही है। अब्दुल जी, कोमल, अमरीश, लोफी, कियारा, रजनीश, अंशुल, नौशाद, पन्नारा, हरीश, प्रगति कटियार, आर्यन सिंह, विकास पाल, हरिओम चौरसिया, वैशाली कुमार, परिश्मिता गोगोई, असम से हैं, अवधेश राणा। काफ़ी लोग हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से कितने लोग हैं यहाँ पे? कौन कौन है साउथ इंडिया से? कोई केरल तमिलनाडु से भी है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे सही आंसर बात करें, गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? जीडीपी ग्रोथ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, तीनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जर्नलिस्टिक टाइप है वो, ठीक है। सर पेड बैच और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? यूट्यूब में लाइव रहता है और फिर रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे अवेलेबल होती है, हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों अवेलेबल होते हैं, और क्विजेज होती हैं वहाँ पे, बस ये अंतर होता है। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट मेनली इंक्लूड, स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या होता है? 6 में कन्फ्यूज़न है, 6 में क्या कन्फ्यूज़न है? ओके 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 ओके, ठीक। यहाँ पे सेल नहीं हो रही है, ओके ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है उसकी सेल नहीं हो रही है, उससे इनकम हो रही है, ठीक है। तो इनकम तो सक्सेसिव है, यानी रिकरिंग इनकम होती है, यानी कि बार बार होगी वो इनकम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मुझे लगा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है उसकी सेल हो रही है, सेल नहीं हो रही है, बस उससे इनकम आ रही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया, द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट मेनली इंक्लूड्स, तो इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंटरवेंशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में होता है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टू एक्सपैंड और टू रिड्यूस द डिमांड, स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, वो या तो एक्सपैंड या फिर रिड्यूस करने को डिमांड को, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग, कल वाला टॉपिक इन्फ्लेशन का ही रहेगा, ठीक है, मुद्रास्फीति। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, का हिस्सा कौन सा नहीं है। दो एक्सपेंडिचर को भी ना कभी कभी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लान्ड और दूसरा नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान में आता है जैसे कि आपकी सैलरी पेंशन, आपसे पूछा नॉट अ पार्ट हो तो सैलरी पेंशन सब्सिडी, ठीक है, और ये सब जो आते हैं ये आपके नॉन प्लान में आते हैं, क्योंकि ये तो बार बार के इनको कोई प्लान थोड़ी ना करता है। जो असिस्टेंस वगैरह होता है, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूटीज़, ये आपका प्लान में आता है। तो पूछ रहा नॉन प्लान में कौन सा नहीं है। देखो, जब हमारा वित्त आयोग बनता है, फाइनेंस कमीशन बनता है अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल बताओ कमेंट में जल्दी से। तो हमारा 15th बना था, एन के सिंह वाला था, एन के सिंह जी की चेयरमैनशिप में 16th अभी बना है, अरविंद पनगड़िया जी की मतलब अध्यक्षता में उसका गठन किया जाएगा, फिर वो अपने रिकमेंडेशन देगा बाद में, बहुत बाद में 2026 में। लेकिन 15th वाले ने दिया कि भाई इतना पैसा ग्रांट के तौर पे देना स्टेट को, इतना परसेंट जो तुम्हें टैक्स मिलता है उसका 40% डायरेक्ट टैक्स का तुम्हें स्टेट्स के साथ शेयर करना है। तो एक तरह से जो असिस्टेंस वगैरह होता है ये प्लान्ड वे में होता है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सैलरी पेंशन सब्सिडी डिफेंस सर्विस, ये सब इसके लिए प्लानिंग थोड़ी ना करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका इसमें आएगा नॉन प्लान में, और नीचे वाला आएगा आपका प्लान्ड में, ठीक है, नॉन प्लान और नीचे वाला प्लान्ड में आएगा। 13th है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बजटरी डेफिसिट। तो जो बजट डेफिसिट होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। डेफिसिट एक्ट्स एज अ फ्लो दैट एड्स टू द स्टॉक ऑफ द डेट। अभी मैंने आपको स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ना, तो चलो डेफिसिट एक्ट्स एज अ फ्लो, तो फ्लो अभी इसको रुक जाओ, ठीक है, बिकॉज फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो वो आपको तभी कर पाओगे, तो इसको मत करो, आगे जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ आएगा। विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट, इनमें से कौन सा सरकारी बजट का एक कार्य है। मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बजटरी बैलेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, प्राइस फिक्सेशन। तो यहाँ पे मेन फंक्शन की बात हो रही है। सनेटो सीरीज़ ऐप पर क्लास होती है या यूट्यूब पे? यूट्यूब पर पढ़ी है मोटिवेशनल जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। करंट अफेयर्स कब तक का करना होगा? करंट अफेयर्स करते रहो, मान के चलो कि आपका रफली अक्टूबर तक में एग्ज़ाम है, तो आप ये मान के चलो कि नवंबर 2023 से लेके सितंबर 2024, फिर करने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन मेन ये ना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेन ये भी है। मैं बोलने को बोल दूं भैया मई 2023 से लेके पूरा सितंबर 2024 तक, बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना मैं, लेकिन मेन कितना डुएबल टाइप है तो वो ये है। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिसका पता नहीं एसएससी बार बार पूछता है, और वो जब पहली शिफ्ट होती है एग्ज़ाम की तभी पता चलता है कि कहाँ पे टारगेट कर रहा है। जैसे एसएससी जीडी का हुआ तो वो मई जून 2023 पे गया, और अक्टूबर नवंबर 2023, इन 3-4 महीने के वो ज़्यादा पूछ रहा था, तो वो तो तभी पता चल पाता है। तो ये था हमारा जो ब्रैकेट जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। एसएससी के लिए नया बैच कब आएगा? भाई नया बैच अब छोड़ दो, ठीक है, अब ये इसी को अंतिम बैच मानो, पहला और अंतिम बैच साल का। ठीक है, विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। बाकी यार मुझे खुद नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा, वो जनरली मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि नीड है, अगर लगेगा नीड नहीं है, इससे काम हो जाएगा, कुछ ऐसा एड ऑन नहीं है, तो फिर नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है। विच इनमें से कौन से सरकारी बजट का एक कार्य है? तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीरो बेस्ड बजटिंग? जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप जीरो से स्टार्ट करोगे हर साल, जीरो से, ऐसा नहीं कि आपका कुछ पैसा बच गया पिछले साल का बजट का तो वहाँ से स्टार्ट करोगे, नहीं, जीरो से स्टार्ट करना। ये यूएस में सबसे पहले हुआ था। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग द जेंडर सेंसिटिव बजटरी? तो यह कर चुके हैं अभी 2005 से, ऑप्शन नंबर डी। इन विच यूनियन बजट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ? ये करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वैसा टाइप है, करंट से रिलेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट। डैश एक्सपेंडिचर एंड डैश रेसीट्स आर शोन बाय द गवर्नमेंट बजट। तो इसमें दिखाते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि अनुमानित, कितना अनुमान है कि कितना खर्च हो जाएगा, कितना आएगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाई विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज द व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल, तो इसको बजट का सेट बोलेंगे पूरा, ठीक है, बजट सेट, बजट निर्धारित। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? तो कौन सा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से एसोसिएटेड है यहाँ पे? सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से जुड़ा हुआ है? तो वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, एलोकेशन नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ओनली 2, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो पहला पेपरलेस बजट ये कोविड के टाइम पे आया था, ठीक है, 2020-21 में आया था या फिर 21-22 में आया था, आई थिंक ये 20-21 में आया था ना, आई थिंक 20, हाँ 20-21 नहीं, 2019 में कोविड आया था, 19 में कोविड आया था, देन 20 में प्रेजेंट किया गया होगा, 20-21 वाला 21-22 हो गया इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बजट ऑफ 21-22, ठीक है, 21-22 में हुआ था। द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट इज और आर ट्रू। यूनियन बजट के संबंध में कौन से ट्रू है, बताइए जल्दी से। वोट ऑन अकाउंट और इंतरिम बजट के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, जल्दी से बताइए। नहीं 20, क्योंकि 21 में 21 और 22 का प्रेजेंट किया गया था ना, इसलिए। सर शेष अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों हटा दिया, पता नहीं यार क्यों हटा दिया। तो वोट एंड अकाउंट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट। वोट एंड अकाउंट एंड आर नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो बात सही है। एंड इंटरिम बजट गिव्स अस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू अ फुल बजट। नहीं 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 नहीं, इंतरिम बजट में तो बस लिमिटेड पीरियड का होता है, तो इसी वाला कंपोनेंट हट जाएगा आपका। या तो ए तो पक्का होगा, ए तो पक्का होगा ही होगा, देख लो चाहे, ठीक है, आपने सी को एलिमिनेट किया तो ए तो पक्का होगा ही होगा। दूसरा वाला दोनों सेम नहीं होते हैं, तो ये आपका ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कि दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अंडर यूनियन द यूनियन बजट 2020-21 इंक्रीज, ये हटा दो, ठीक है। टैक्सेस पे आ जाते हैं अभी, बताओ जल्दी से। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कल पढ़ाए थे, कि जल्दी से आंसर करो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है इसमें से। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था इसको कहाँ पे, हमने इसको पढ़ा था जब हमने ये पढ़ा था कि किसी चीज़ को फैक्टर कॉस्ट लाना हो मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सॉरी जोड़ नहीं देते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स घट जाएगा, सब्सिडी जुड़ जाएगी, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो उस तरह से होगा, ठीक है। कोई बात नहीं अभिषेक झाकर जी, लेकिन इतना सा भी लाल लाल काहे बना देते हैं, क्या है लाल लाल, ये किस चीज़ का सिंबल होता है ये लाल लाल। इन विच टाइप ऑफ टैक्स इज द मार्जिनल टैक्स रेट हायर दैन द एवरेज टैक्स रेट, बताइए जल्दी से, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। बजट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं यार, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, बजट लाइन ही बता दीजिए। अगर मैं कोई चीज़ स्किप कर रहा हूँ तो नहीं पूछी जाती है। जैसे बजट लाइन में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता ही है, कि मतलब बजट में जब बनाया जाता है ना तो ग्राफ वगैरह प्लॉट वगैरह बनता है, तो मतलब प्लॉट किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है ना, तो उसको बजट लाइन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक कंज्यूमर कितना परचेज करेगा, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से होता है वो, माइक्रो इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट, तो इंपॉर्टेंट नहीं वो, ठीक है। आंसर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे होगा प्रोग्रेसिव, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा उसमें मार्जिनल टैक्स रेट एवरेज टैक्स रेट से बड़ा होता है। रिकवरी कर रहे हैं लोन एडवांसेस की, रिकवरी कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है, लोन वगैरह बोरोइंग वगैरह सब कैपिटल में आता है, ठीक है। रेवेन्यू वाला हटा दो, हटा दो, रेवेन्यू वाला ही तो है ये भी रेवेन्यू वाला तो ही है, ठीक है, कैपिटल रेसीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का कौन सा सोर्स है इसमें। ये हो जाएगा आपका टैक्स, है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सॉरी हमने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स में आता है ना कस्टम्स। कस्टम्स क्या होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है उसको बोलते हैं कस्टम्स, है ना, कस्टम ऑफिसर आप बनेंगे। यूजुअली द रिडक्शन इन द टैक्सेस विल हैव डैश मल्टीप्लायर इफेक्ट कंपेयर टू एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीगेट डिमांड। आज प्यास बहुत लग रही है, पता नहीं क्यों। टैक्स रिड्यूस होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर क्या होता है, अब वो मनी एंड बैंकिंग में ढंग से समझ में आएगा, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे समझ में आएगा। ये मल्टीप्लायर होता है जैसे कि अगर मेरे हाथ में पैसा है तो मैं उसको उधारी दूंगा, उससे ब्याज मिलेगा, सिंपल। तो पैसा मेरे हाथ में ज़्यादा तब बचेगा जब टैक्स में पैसा कम देना पड़ेगा। मेरी इनकम है, मान लो कि महीने की, मान लो साल की मेरी इनकम 8 लाख, उसमें टैक्स भर देता हूँ मैं 2 लाख, ठीक है, मान लो 2 लाख भर देता हूँ, मेरे पास 6 लाख बचा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 लाख ही टैक्स भरना पड़े, मेरे पास 7 लाख, मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा लाख बचेगा उसको खर्च करूँगा मैं, लोन पे दूँगा, कुछ भी करूँगा, तो उससे इकोनॉमी में पैसा घूमेगा घूमेगा तो मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा वो, ठीक है, ऐसे।
हाँ तो भैया डेविड रिकार्डो जी क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो ड्यूरिंग हाई डेफिसिट सिचुएशन टैक्सेशन एंड बोरोइंग्स आर डैश मीन्स ऑफ स्पेंडिंग। तो जब बहुत ज़्यादा डेफिसिट होता है, घाटा होता है, तो जो टैक्सेशन आपसे लिया जाता है या फिर गवर्नमेंट बोरो करती है तो इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ स्पेंडिंग होता है। ठीक है, घाटे को बराबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए वो ये काम करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वही रिपीटेड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। प्रोपोर्शनल टैक्स वुड हेल्प टू रिड्यूस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बिकॉज प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, जल्दी से। प्रोग्रेसिव होता है डायरेक्ट वाला, और प्रोपोर्शनल और या फिर रिग्रेसिव होता है इनडायरेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगाओगे तो विल हेल्प रिड्यूस द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बिकॉज, क्योंकि जैसे आप टैक्स बढ़ाओगे तो एमपीसी घट जाएगा। ठीक है, टैक्सेस रिड्यूस एमपीसी, ऑप्शन नंबर डी। एमपीसी क्या है? एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, आपको टैक्स में पैसा कम देना पड़ रहा है, तो आप उससे कितना खर्च कर रहे हैं रादर देन सेव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूम करेंगे तो खर्च करेंगे, है ना, उपभोग करेंगे। उपभोग से याद आना चाहिए आपको, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या है, कल पढ़े थे, ये क्या चीज़ होती है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करेंगे तो ये कम होगी, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो मेरे पास हाथ में पैसा नहीं बचेगा, तो कंज्यूम क्या करूँगा मैं। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के तीन मेथड हम लोगों ने देखे थे, एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक वैल्यू एडेड मेथड, और एक इनकम मेथड। तो उसमें ये एक्सपेंडिचर मेथड है। सीबीआईसी, और इसमें से कौन सा लेटर इंपोर्ट को दिखा रहा है, जल्दी से बताइए। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और यहाँ पे इंपोर्ट को दिखा रहा है एम, और आई दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पे ख़त्म होते हैं, बस एक क्वेश्चन और कर लो और उसके बाद घर जाओ सभी लोग, है ना। चलो, और भगदड़ के साथ कोई नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। करो जल्दी से, उसको किस में रखोगे? सैलरी पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, किसको देगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सेल कर रहा है अपने शेयर की तो खर्च, मतलब पैसा आ रहा है, सेल करेगा डिसइन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल रेसीट में कलेजा गर्म होगा क्योंकि एसेट जा रहा है घर से। इंटरेस्ट रेसीट मिल रही है, इंटरेस्ट का तो भाई रेवेन्यू में ही आता है, इंटरेस्ट रेसीट है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मत इसको लगा देना, तो किस में आएगा? ये आएगा आपका इंटरेस्ट रेसीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, सर्विस टैक्स आपका टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी सी ए बी कहाँ गया? डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो भैया अब करना है खुद से क्वेश्चन। कितने हैं? ज़्यादा क्वेश्चन है क्या? हाँ यार ज़्यादा तो है। लैफर जी कहाँ दिखे थे? मैं ये रहे लैफर जी। चलो लैफर जी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करो ज़रा, करो ज़रा इस क्वेश्चन को। अच्छा ही क्वेश्चन है ये, जो लोग भाग गए अगेन। ठीक है, बोल रहे सत्यदेव मौर्य उपभोग में हंसने वाली बात क्या है? अरे हंसने वाली बात ये है ना, मुझे कुछ याद आ जाता है कि जैसे वो उपभोग और राजभोग जो है ना थोड़ा सेम सेम से लगते हैं, तो पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है, बस, और तो कुछ बात नहीं है। तो रोनाल्ड रेगन जो है ये 40th प्रेसिडेंट है यूएस के, तो साइन द लार्जेस्ट टैक्स कट इन द हिस्ट्री ऑफ देयर कंट्री 1981, विच इकोनॉमिक थ्योरी वॉज दिस पॉलिसी सेंटर्ड अराउंड। तो ये लैफर्स कर्व के अराउंड, मतलब रोनाल्ड रेगन ने क्या किया, मतलब टैक्स कट कर दिया। क्यों किया? सो दैट, ना ना ना, लॉरेंस गलत है, लॉरेंस गलत है रजनीश जी। लॉरेंस दिखाता है इनइक्वालिटी को, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीज़ें, यानी कि पोवर्टी वगैरह, तब लॉरेंस बताऊंगा। लैफर कर्व होता है कि देखिए, आप अगर टैक्स की दर बढ़ाओगे, ये मान लो ये वाई एक्सिस में टैक्स की रेट है, ठीक है, या मान लो ये टैक्स टैक्स का पैसा है, ये टैक्स का कलेक्शन है, टैक्स का कलेक्शन, और यहाँ पर रेट है। ठीक है, आप रेट बढ़ा रहे हो, रेट बढ़ा रहे हो तो टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। आपने 2% किया, 3%, 4%, तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मान लो तुमने 20%, 30%, 50%, 60%, 70% तुमने टैक्स कर दिया, तो आज जनता पागल थोड़ी ना है। तो जब तुमको ही पूरा टैक्स में पैसा दे देना है, गवर्नमेंट को ही सरकार पैसा दे देगी, जनता सारा दे देना है, तो वो कमाएगी क्यों? घर में नहीं बैठेगी। तो इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होने लगेगा, अगर वो एक हद से ज़्यादा टैक्स को बढ़ाएगी, टैक्स के रेट को। तो ये उसको बोलते हैं लैफर्स कर्व, जो कि बेल शेप का होता है, घंटा के शेप का होता है ये। ठीक है, बेल ऐसी तो बनती है घंटी हमारी,
ना, टन बजा दो इसको। तो बेल शेप का जो है कर्व बनता है हमारा लैफर्स का, ऑप्शन नंबर ए। लॉरेंस कर्व जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई नया क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम लगेगा, भी कर लोगे। इसमें क्या आंसर होगा? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एक ही अंतर होता है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैश इज एन आइटम फॉर विच बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, ये भी हम कर चुके हैं कि जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज जो इसमें दोनों में लगता है, तो वो क्या है हमारे, ये हो जाएंगे तम्बाकू और ये सब टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इसमें होना चाहिए टोबैको एंड अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। पेट्रोलियम में सिर्फ ओनली एक्साइज लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता इसमें से, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप खुद से कर सकते हो यार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, परमार अकेडमी ऐप पे लॉगिन वॉगिन करके, ठीक है, परमार अकेडमी ऐप से, और www.parmaracademy.in वेबसाइट पे जाके। सर मैं इस चैनल पर नहीं हूँ, तो सर मैंने पहले जीएस पढ़ना है और आपका पीवाई की सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या सर आपका किस एग्ज़ाम डिपेंड करता है ऋतिक, ठीक है, पीवाई की सर तो। अच्छा, जीएस पहले पढ़ा है आपने और आपका पीवाई की सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या ये सीरीज़ फॉलो करनी है? अब आपने किस लेवल का पढ़ा है वो डिपेंड करता है। बाकी आप पीवाई की सीरीज़ अटैम्प्ट करके देखो, अगर सारी चीज़ें ठीक है तो पीवाई की सीरीज़ में रेगुलर रहो उसी पे ही, ठीक है। बाकी अगर आपको नीड लगती है देन है बैच। वैसे तो मैंने फ्री इसीलिए लेक्चर कर रखे हैं, अगर मान लो कि आपको ये रेवेन्यू और कैपिटल वाले में दिक्कत थी तो आप आओ और पढ़ लो। मैं टेलीग्राम पे पहले ही बता देता हूँ कि ये आज का टॉपिक रहेगा, पहली क्लास शेड्यूल हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आप उसको आप कर लो यहाँ से, आपको उसके लिए बैच में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक ही दो हमें टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, फीवर में भी क्लास, आपका कौन सा लैपटॉप है सर? आई लव यू सर जी, हर्ष खत्री। अरे हर्ष जी, धन्यवाद। सर आईटी कंपनी ज्वाइन करना सही रहेगा, देख लो ज्वाइन कर लो, उससे थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, है ना, कि भाई एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। ऐसा लगता है कि आप खुद कन्विंस करते हो कि मत लो बैच। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर नीड नहीं तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना मैं बोल दूँ कि नहीं बैच लेना ही लेना है। अगर आप किसी ने चीज़ें कर रखी हैं और अगर ठीक है, अगर कर रखी हैं तो पीवाई की सीरीज़ करो, अगर टाइम उतना नहीं है। जबरन थोड़ी ना मैं बोल दूँ कि बैच ले लो, नहीं बैच में ही सारी एकदम सोना खजाना पड़ा हुआ है। बैच की वैलिडिटी डिपेंड करता है, वो 1 साल का भी ऑप्शन भी आएगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी का भी ऑप्शन आता है, दोनों आते हैं। बाकी जो पुराने बैच के स्टूडेंट हैं उनको लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑप्शन मैं खुलवा दूंगा उसमें। अच्छा रजनीश, एयरफोर्स से हो क्या? ये टेंडर वेंडर पे मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था, देख लेना जाके, पिछले वीक। चलो भाई, धन्यवाद। खाना वाना खाओ जाके, खाने दो हमको भी। ठीक है, मिलते हैं कल और पढ़ेंगे कल इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, ठीक है, थैंक यू।